नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। राजधानी रायपुर में आज 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य की वित्तीय स्थिति और राज्य की जरूरतों के संबंध में अपनी बात आयोग के समक्ष रखी। इस दौरान मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य के संबंध में प्रेजेंटेशन भी दिया। केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक को सीएम विष्णुदेव साय ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते अधोसंरचना में अतिरिक्त व्यय भार आता है। केंद्रीय वित्त आयोग से राज्य को अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त हो, निश्चित ही लोकहित कार्यों को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा सकता है। विकसित भारत के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ तैयार करने के लिए हम काम कर रहे हैं। बैठक के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि हमने 2 घंटे की प्रेजेंटेशन दी, जिसमें छत्तीसगढ़ में अब तक कैसे विकास हुआ उसकी जानकारी दी और आगे हमारा रोड मैप क्या है इसे लेकर जानकारी दी। तो वहीं कांग्रेस ने बैठक को लेकर और वित्त मंत्री को लेकर तंज कसा और कहा कि वित्त मंत्री से वित्त विभाग नहीं संभल रहा है, छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबा दिया है और फिर कहते हैं कि नौकरी कहां से दे। वित्तीय आयोग के जगदलपुर दौरे पर कहा कि बिल्कुल जाना चाहिए और बस्तर के हालात को देखना चाहिए कि किस तरह बस्तर को बीजेपी ने 10 साल पीछे धकेल दिया। बस्तर के लिए अलग प्लानिंग हो, वहां के लिए अलग बजट हो। अगर खाना पूर्ति करने जा रहे हैं तो कोई कुछ नहीं कहेगा। इसी मुद्दे पर विस्तार से आज बात करेंगे, कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है, जरा सुनिए। आज 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई थी और उनके साथ बैठक हुआ है, जिसमें हमारे सभी मंत्रीगण भी थे, हमारे सभी वित्त विभाग के अधिकारी थे और आने वाला जो 16वां पंचवर्षीय योजना होगा उसके विषय में विस्तार से विचार विमर्श हुआ है। हमारे वित्त मंत्री जी पूरी बात प्रदेश के संदर्भ में आयोग के सामने में रखे हैं और हमारे मंत्रीगण भी और हम सब लोग अधिक से अधिक राशि 16वें वित्त आयोग में छत्तीसगढ़ को मिले, इसका आग्रह किए। जाना चाहिए और बस्तर की हालात को देखना चाहिए कि इस 7 महीने में बस्तर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर 10 साल पीछे ढकेल दिया है और हम भी चाहते हैं बस्तर के लिए अलग प्लानिंग हो, बस्तर के लिए अलग बजट हो, वहां के विकास के लिए अलग बजट हो। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से स्वागत करते। अगर खाना पूर्ति अगर करने जा रहे हैं तो इस पे हम लोग सहमत। वित्त आयोग का आज दौरा था हमारे प्रदेश में। श्री अरविंद पनगड़िया जी जो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, उनका छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ, उनकी पूरी टीम का आगमन हुआ। उनके सामने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा कैबिनेट बैठा और वित्त मंत्री के रूप में मैंने पूरा 1.5 से 2 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया। उस पे हमने पूरी तरह से बताया कि हमारी लीगेसी क्या रही है, पहले किस तरह से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को कई लोग बीमारू राज्य कह देते थे, उस स्थिति से बाहर निकलते हुए हमने किस तरह से पिछले 2.5 दशकों में डेवलपमेंट किया है, अभी आगे हमारे रोड मैप क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, इस दृष्टिकोण से हमने बातें रखी हैं और ऐसे बिंदुओं को उजागर करने का बहुत लॉजिक के साथ, आर्गुमेंट के साथ प्रयास किया है, जिससे छत्तीसगढ़ को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। सेंट्रल के पैसे का विभिन्न राज्यों के बीच में किस परसेंटेज में शेयर का बंटवारा होगा, उसका फार्मूला वित्त आयोग सजेस्ट करती है। इसलिए 2026 से 2031 के लिए फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण था, जिसे बहुत मेहनत करके हम लोगों ने। और चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गोपाल सामंतो जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। संदीप दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं संदीप जी आपसे। आप लोग कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को बहुत पीछे धकेल दिया है और विकास में बस्तर को लेकर भी ये कहा गया कि बस्तर का विकास भी 10 साल पीछे कर दिया गया है। मतलब ये लबोलबाद 2 बातें जो हमारे सामने आई है, ऐसा क्यों लगता है आपको? अभी तो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ सरकार को वैसे काम करते हुए। जी है ना, वित्त ये अलग चैप्टर है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, संवैधानिक उसको दर्जा प्राप्त है। 16वां वित्त आयोग जो है उसका रिपोर्ट जो है पेश करेंगे, जो 1 अप्रैल 2026 से आने वाले 5 सालों के लागू हो। और वित्त कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो यूनियन है,
जो कलेक्ट करती है जी। वो स्टेट को जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देगी। नहीं, 3-4 बातें आप समझ लीजिए कि हर समय पॉलिटिक्स की बात हो ये भी माने उचित नहीं है। हाँ। पॉलिटिक्स में डिसबैलेंस कैसे होता है मैं उस लाइन पे आगे आने वाला हूँ। हाँ। एक तो इक्वल प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट डाटा में होना चाहिए। साथ ही साथ जो है बाद में 92 में अमेंडमेंट हो गया कि नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत भी आ गई, तो उनको जो है जैसे कैसे मजबूत बनाया जाए तो उनको सेकेंडरी मिनरल दिया गया। और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँ तो पूरे देश में जो मेजर मिनरल में कोल जो आता है वो छत्तीसगढ़, झारखंड और कुछ पोर्शन उड़ीसा का है। इसका जो पूरे देश में जो मिनरल्स में आय होना है वो 76% 3 स्टेट से आता है। उस रेशियो में सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ को राशि नहीं दे पाती। नहीं तो अगर हमको कोयले में जो मिलना है, अगर कोल का ही हमको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर छत्तीसगढ़ को मिल जाए या झारखंड को मिल जाए, मैं झारखंड की बात आज नहीं करूंगा, तो छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट बहुत तेजी से बूम कर ले, तो वो हो नहीं पाता। अब देखिए कोल के कारण, छत्तीसगढ़ के कोल के कारण जो है रेलवे को अपना लाभ है ट्रांसपोर्टिंग में। तो ये दो चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके हिसाब से हमको नहीं मिल पाता। जो जीएसटी का अमाउंट मिलता है वो एक तो बहुत डिले मिलता है छत्तीसगढ़ सरकार को, साथ ही साथ जो है जीएसटी के जो चार्ट है जो स्टेट को देने वाला हिस्सा है, जो स्टेट से बनाया गया हिस्सा है, वो ही बहुत मुश्किल से मिल पाता है। अब रही बात आयोग की, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उस हिसाब से वो रिकमेंड तो करते होंगे, लेकिन केंद्र सरकार उसमें किस प्रकार से उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि केंद्र को डिस्ट्रीब्यूशन 3-4 चीजों को देख के करना है। कि पहला तो केंद्र को ये देखना है जी। कि जो केंद्र की स्कीम है, जैसे आपको उदाहरण दे दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना है या फिर सड़क जो बनाना है, पूरे देश में नेटवर्क बिछाना है, तो उनमें उनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। जैसे केंद्र आवास में बोल दी कि हम 75% देंगे, 25% स्टेट गवर्नमेंट दे आवास के लिए। अब इसमें होता क्या है, जैसे केंद्र ने अब एक योजना बना लिया स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी की आप हालत देखोगे, जब बनता है स्मार्ट सिटी के लिए जो सड़क है या उसका जो फैशन है या डिजाइन है या उसका ब्यूटिफिकेशन है, वो दिखता तो बहुत बढ़िया है जब बनता है, लेकिन उसकी स्थिति ये हो जाती है 4-6 महीने में, जबकि सबसे ज्यादा मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी में खर्च किया पैसा। ठीक है, कुछ चिन्हित जिलों को किया या शहर को किया, लेकिन सबसे ज्यादा खर्च किया और सबसे ज्यादा बर्बाद स्मार्ट सिटी हुआ। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रॉपर हो, साथ साथ उस पैसे का खर्च भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार सही तरीके से करे। अब क्या होता है, मैं अभी तक पॉलिटिक्स वाली बात में नहीं आया हूँ। पॉलिटिकल में जो भी पॉलिटिकल एजेंडा होता है उसमें ठीक है, उनका उद्देश्य है कि सामाजिक संरक्षण देना। मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि अब 3100 धान को हम कर दिए, लेकिन हम उस धान को जब किए 3100 तो हम प्रदेश के इकोनॉमिक स्थिति और जो 5 साल पहले का रिकमेंडेशन था वित्त आयोग का, उसको हमने ध्यान नहीं रखा। मैं ये कह सकता हूँ जैसे महतारी अंदर में, मैं अपनी सरकार के लिए भी कह सकता हूँ कि जब 2500 किया तो उस समय भी कर्ज की स्थिति आई थी, हमको सेंट्रल से बार बार मांगना पड़ रहा था कि हमारे जीएसटी का पैसा दे दो तो हम इनको धान का पैसा दे पाएंगे। तो उसी प्रकार इस सरकार जब डिस्ट्रीब्यूशन पर आपने सवाल खड़े किए हैं, इस पे मैं फिर एक बार और 1 मिनट और लूंगा। हाँ। 1 मिनट और लूंगा। 31 ठीक है मैं आऊंगा सर। अभी इसके लिए हमको 16,000 करोड़ का कर्ज लेना ठीक है, मैं डिस्ट्रीब्यूशन पर एक एक करके आपसे पूछूंगा। अच्छी आपने जानकारी साझा की है। गोपाल जी का रुख करते हैं। गोपाल जी, क्या प्रदेश में जो डिस्ट्रीब्यूशन पर सवाल कांग्रेस के खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस ये कह रही है कि वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, अर्थव्यवस्था का नॉलेज नहीं है, वित्त मंत्री के प्रेजेंटेशन पर विश्वास नहीं है कांग्रेस को? देखिए, मैं पहले तो पॉलिटिकल जवाब नहीं दूंगा क्योंकि संदीप जी ने बहुत अच्छा जानकारी वाले बातें कर रहे थे, तथ्यपूर्वक बातें कर रहे थे। मेरे को बड़ी खुशी हुई कि तथ्यपूर्वक बातें कर रहे थे। तो पहले कुछ तथ्यपूर्वक बातें हो जाएं। छत्तीसगढ़ में 2003 में अजीत जोगी की जब सरकार थी, जब उनका लास्ट बजट था वो 8,000 करोड़ रुपए का, और जब आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के लास्ट बजट था 2018 में वो 92,000 करोड़ रुपए।
जब जी। छत्तीसगढ़ बना तब टोटल जीएसडीपी जो था 29,000 करोड़ रुपए का था और आज 5,09,000 करोड़ रुपए का है। तो छत्तीसगढ़ को विकास के मॉडल पर कैसे अग्रसर किया भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार और आज की सरकार, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। ये वही राज्य था जहां 4 घंटे 5 घंटे बिजली गुल हुआ करती थी और बोल दिया जाता था कि बिजली कटौती है, आप इसको मानना पड़ेगा। हम तब स्टूडेंट थे, हमको पढ़ाई लिखाई में बड़ी असुविधा होती थी क्योंकि हमारे स्कूल में उस दरमियान बिजली गुल हो जाती थी और डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात कर रहे थे। तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये भेदभाव कैसा? आज भारत देश के हम नागरिक हैं। भारत देश के नागरिक होने के नाते हर प्रदेश की भी अपनी जिम्मेदारी होती है, हर नागरिक की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। और मैं समझता हूं हमें भारतवर्ष को पूरे एक नजर से देखना चाहिए, अलग अलग चश्मों से नहीं देखना चाहिए। भारतवर्ष में ऐसे भी राज्य हैं, बिहार ऐसा राज्य है जहां का पॉपुलेशन डेंसिटी 1130 है और छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन डेंसिटी 182 है। इतना डिफरेंस है। तो जब केंद्रीय वित्त आयोग किसी जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पर जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन करने पर न्याय व्यवस्था की संरचना पे सोचता है, तो उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है विवेक जी, आप भी यही चाहेंगे कि भारतवर्ष का हर भाई को बराबर का न्याय प्राप्त हो। और विवेक जी, आपको छोड़ के भी आपके घर वाले भी यही सोचेंगे, आपके दोस्त भी यही सोचेंगे कि भारतवर्ष के हर व्यक्ति को न्याय मिले और बराबर का न्याय। तो ये पहले बार ऐसा मॉडल होने जा रहा है कि जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी, अर्निंग, जीएसडीपी, जीडीपी, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर, पैसे का स्रोत को ध्यान में रखकर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बनाया जा रहा है। लेकिन एक चीज वैसे मैंने संदीप जी को इंटरप्ट नहीं किया था, पर ये वाली लाइन पे मैं जरूर चाहूंगा हमारे दर्शकों को बताएं। आप कह रहे हैं पहली बार होने जा रहा है, पर ये तो हमने हमेशा से किया है। हमने विशेष राज्य का दर्जा दिया है और हमने इस बात की पैरवी भी नहीं की कि कौन सा राज्य कितना रेवेन्यू दे रहा है। तो हमने अन्य राज्यों को पैसा जारी करने की जो हमारी श्रृंखला रही है वो कई वर्षों से रही है। तो पहली बार कैसे है, ये भिन्न कैसे, थोड़ा सा इस बारे में अगर आप बताएं। मैं बिल्कुल रोशनी डालता हूं। पहले ये जब डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान में रखा जाता था कि किस राज्य में केंद्र में जो सत्तासीन पार्टी है उसकी सरकार है और उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता था और उसके हिसाब से केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स जाते थे। मैं आपको 2-4 उदाहरण बताता हूं। भूपेश बघेल की सरकार थी, यहाँ के पंचायत मंत्री और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मंच पर आदरणीय मोदी जी की तारीफ। जब प्रधानमंत्री आवास योजना में बंटवारा हुआ आर्थिक राशि का, तो छत्तीसगढ़ को बहुत बड़ा कंपोनेंट मिला। कौशल विकास में छत्तीसगढ़ को भूपेश बघेल की सरकार के समय 750 करोड़ रुपए मिला डीडीयू जीकेवाई के अंतर्गत। ऐसे सारे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी और यहाँ राज्य में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार। कभी भेदभाव नहीं किया गया और उस ना भेदभाव करने के कारण ही कांग्रेस के कई मंत्रियों ने खुले दिल से मंच पर मोदी जी की सरकार की तारीफ की। आपको ये भी सुन के शायद आश्चर्य हो या मुझे लगता है आपको पता ही होगा कि पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा धान खरीदी हुई, जबकि पंजाब का धान प्रोडक्शन और छत्तीसगढ़ के धान प्रोडक्शन में डिफरेंस 1,12,000 करोड़ क्विंटल धान खरीदी हुई। कोई भेदभाव छत्तीसगढ़ के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी नहीं, चाहे किसी की भी सरकार हो। यही मैं बोलना चाहता हूं कि यही प्रैक्टिस पहली बार हो रहा है कि किसी भी पार्टी की राजनीतिक सरकार हो, किसी भी जगह पे कोई भी प्रदेश हो और संपूर्ण प्रदेशों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर एक जैसा प्लान बनाकर, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बनाकर केंद्र की मोदी सरकार ये काम करने जा रही है और आर्थिक डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल सेट करने जा रही है। ठीक। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा आर्थिक विषयों पर, जब आदरणीय संदीप जी बोल रहे थे, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई आरोप सीधा लगाया नहीं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है उनसे कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की बात की। मैं आपको
फैक्ट बताता हूं, 22,241 करोड़, 22,000, इस अमाउंट को याद रखिएगा, इस डिबेट में 22,241 करोड़ रुपए का कर्ज भूपेश बघेल ने केवल सीएसीबी पर छोड़ा है। और ये सीएसीबी का ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24 का रिपोर्ट बताता है, जो कुल बजट का लगभग 22%। ठीक है, संदीप जी का रुख करते हैं। संदीप जी, आपने ये कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन वैसा नहीं हो रहा है जैसा सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। किन चीजों में आपको लगता है कि इस योजना में राशि सही तरीके से नहीं भेजी गई केंद्र द्वारा? देखिए, आपको दो चीज को समझना पड़ेगा कि केंद्र की सरकार जो है, सिर्फ विकास एक शब्द कहने से विकास नहीं होता। केंद्र की सरकार की सोच क्या है? एक तरफ आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, आप एक तरफ स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि हम स्पेस से ही सड़क को नाप लेते हैं और सड़क बन जा रहा है, और आप स्थिति पूरे देश में देख रहे हैं। मैं बताऊंगा नहीं कि सड़क किस प्रकार से धस रही है, पटरी उड़ जा रहे हैं, और रोड की हालत ऐसी हो रही है कि 6-8 महीना बनने के बाद 6-8 महीना भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं जो हाईवे रोड है वो। तो जो जिस प्रकार से एक मतलब अलग तरह का जो काम हो रहा है वो प्रॉपर कॉन्सेप्ट से नहीं हो पा रहा है, तो वो डिफरेंस आ गया। एक गरीब वर्ग हो गया जो बिल्कुल गरीब है, और एक वर्ग डिजिटल इंडिया के आड़ में जो काम हो रहे हैं उसमें अपना धंधा खोज लिए। अब आपको मैं और दूसरी बात बताऊंगा। नहीं, कैसे, मतलब थोड़ा सा ये एलिवेट कीजिए ना, दर्शक यही सामान्य भाषा में जानना चाहता है कि डिजिटल इंडिया की आड़ में कैसे हो रहा है। गोपाल जी, आऊंगा मैं आपके पास। मैं आपको बता रहा हूं, बोलिए। जैसे आपने बोल दिया, प्रधानमंत्री ने संसद में कहा है कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड जो बन रही है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। ऑब्जेक्ट आखिर आप एक टेक्नोलॉजी को विकसित किए, उसमें इन्वेस्टमेंट किए, उसके बाद आप सड़क बना रहे हैं जो आपका इंजीनियर ही नहीं देख पा रहा है, पुल बह जा रहा है, सड़क की हालत क्या है। और रही बात, अब मैं दूसरे तरफ आता हूँ, एक दूसरी तरफ राज्य सरकार चुनाव में गई, ये बोल दी कि हम 18 लाख घर देंगे। आज घर देने की स्थिति ये है कि उस पर एक बात नहीं कर रहे। ठीक है, विष्णुदेव कैबिनेट ने वेडनेसडे की बैठक में कहा कि हम 40,000 घर पे हम काम करना चाह रहे हैं। उस 40,000 घर, चलिए, आप कुल मिला के बात कर रहे हैं कि फंड का मिसमैनेजमेंट हो रहा है, सही तरीके से जैसा वितरित। मिसमैनेजमेंट के अलावा आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं था और आपने उस तरह से घोषणा की। ठीक है, ऐलान कर दिया लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। गोपाल जी, नहीं सर, एक जवाब, इस बात का जवाब ले लेते हैं, प्लीज, फिर एक अंतिम चर्चा। तथ्यपूर्वक जानकारी देता हूं। गोपाल जी, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है और मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, दोनों चीज। विवेक जी, मैं सबसे पहले इन्होंने डिजिटल इंडिया पे सवाल उठाया, मैं उसका आपको एकदम विधिवत उत्तर देता हूँ। हाँ। मोदी जी की सरकार में, जब भूपेश बघेल की सरकार राज्य में थी, 18,000 करोड़ रुपए भारत नेट 2 में दिया। 33,000 किलोमीटर का टोटल नेटवर्क बिछना, 5 साल में ये कंप्लीट नहीं कर पाए। आज भी जितने ग्राम पंचायतों में होना था वो पूरा नहीं कर पाए। आज विष्णुदेव साय जी की सरकार आई, तब ये काम सुचारू रूप से चालू हुआ है पिछले 7 महीने में। मैं आपको बताऊं कि आधे से ज्यादा वेंडर पैसे लेके भाग गए थे, और इसका कोई मैं अतिशोक्ति नहीं बता रहा हूं। ये चिप्स में ये घटना घटी, और आप भी जानते हैं चिप्स के जो तत्कालीन सीईओ थे वो जेल में हैं। ये प्रश्न पूछने से पहले सोचना चाहिए कि आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ। आपको इस सवालों का जवाब देना है, आपको इस सवालों का जवाब जनता को देना है, बीजेपी को नहीं देना है। ये 18,000 करोड़ रुपए गया कहां? अगर काम ही नहीं हुआ डिजिटल इंडिया में, मोदी जी की सरकार ने तो आपको दे दिया था, पर आपने काम क्यों नहीं करवा पाया? आपको उत्तरदायित्व बनता है, आप सवालों का उत्तर दीजिए। इन्होंने बोला स्मार्ट सिटी में सबने देखा, रायपुर नगर निगम ने स्मार्ट सिटी में चौपाटी खुलवा दिया। स्मार्ट सिटी के पूरे बाईलॉज में कहीं चौपाटी का नाम नहीं, और चौपाटी इन्होंने खुलवा दी। रायपुर छत्तीसगढ़ में आरटीओ, मैं आपको बताता हूँ डिजिटल इंडिया का, और एक आरटीओ के फिटनेस सेंटर डिजिटल होने थे। इन्होंने मोनोपोली में ऐसा टेंडर निकाला जो टेंडर 10 साल तक एक ही पार्टी के पास रहेगा। और सुनिए, मैं आपको आश्चर्यजनक फैक्ट बताता हूं कि अगर सरकार को इनके अलावा कोई नया फिटनेस सेंटर खोलना पड़े
तो उक्त वेंडर जिसको अलॉट हो चुका है 2022 में, उससे एनओसी लेना पड़ेगा। ये हास्यास्पद नहीं है तो क्या है बताइए? ऐसा करप्शन का मॉडल ठीक है कभी किसी जी ने देखा है? हाँ, कुछ कहना चाहेंगे संदीप जी? अंतिम प्रतिक्रिया स्मार्ट सिटी के बारे में बोलना चाहूंगा जी, बोलिए। मैंने सरकार में भी काम किया है और इसमें भी काम किया है। स्मार्ट सिटी का जो कमिश्नर जो नगर निगम का होता है वो होता है जनरल मैनेजर, और स्मार्ट सिटी का कंट्रोल पार्षद और मेयर पे नहीं रहता। उसके लिए हाईकोर्ट में बिलासपुर के मेयर ने पिटीशन फाइल किया था कि हम लोग इलेक्टेड पर्सन है, हमसे पूछा नहीं जाता। सेंट्रल का जो गाइडलाइन है उस हिसाब से कमिश्नर बीइंग ए जनरल मैनेजर काम करता है, और जहां चाहे वो अपने हिसाब से काम करता है। ठीक, और ठीक है, इस पर अप्रूवल नहीं देता जनरल बॉडी का या फिर मेयरिंग काउंसिल का, तो हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस किया है और बोला है कि इसमें स्मार्ट सिटी में जो सेंट्रल के गाइडलाइन है और जो जनरल मैनेजर के रूप में कमिश्नर काम करता है वो करते रहेगा, इलेक्टेड बॉडी जो है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। अब इसमें आपकी बात बोली चौपाटी हम बना दी, चौपाटी हम नहीं बनाए, ये स्मार्ट सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टली ठीक है, वो जवाब हो गया उस बात का। गोपाल जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। ठीक है सर, बाकी चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी इसलिए मैंने बोला। ठीक है गोपाल जी, अंतिम प्रतिक्रिया, समय खत्म। गोपाल जी आप इस बारे में पता कर, ठीक है, उसके बाद जो है कल उत्तर। मेरा कहना है जी, बोलिए। कमिश्नर आईएएस होता है और कमिश्नर सरकार के अधीन होता है। अगर कमिश्नर ने कोई गलती की और जिसपे कोर्ट में केस हुआ है तो कमिश्नर को तत्काल प्रभाव से सैक करना चाहिए, कमिश्नर को तत्काल प्रभाव से काम से अलग करना चाहिए। और जो मैंने चिप्स की जानकारी दी जो 18,000 करोड़ रुपए में, आप उसमें जानते हैं कि समीर बिश्नोई जेल में, मैंने कोई बिना तथ्य की जानकारी नहीं दी। और मुझे अच्छा लग रहा है आज संदीप जी से बात करके, हम तथ्यों पर बात कर रहे हैं और तथ्यों पर डिबेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत मैं शुक्रिया करूंगा आप दोनों विद्वान प्रवक्ताओं का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद दुबे साहब, सामंतु साहब, शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था पर, आज जो प्रेजेंटेशन हुआ, जो मीटिंग्स हुई उसको लेकर, और इस बात को भी लेकर कि भविष्य का छत्तीसगढ़ आखिर कैसा होगा। ये छत्तीसगढ़ जो कि हर मामले में, चाहे वो ऊर्जा की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ एक सरप्लस स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, इन सब तमाम भविष्य की योजनाओं पर आज मंथन हुआ, चर्चा हुई। पॉलिटिकल बयानबाजियां भी सामने आई, लेकिन कहीं ना कहीं बयानबाजियां भी इसी ओर इंगित करती हैं कि जो भी हो राज्य का विकास हर हाल में होना चाहिए। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।